नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सीडीपी के सीरीज़ में। आज हम देखने वाले हैं आरटीई 2009 को दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसे हिंदी में बोलते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था शिक्षा के बारे में कि मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का जो है परिपूर्णता में ही विकास ही क्या है। शिक्षा के बारे में उन्होंने डिनोट किया था कि शिक्षा क्या है, मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास है। सर्वप्रथम शिक्षा के बारे में जो है चर्चा या शिक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा किसने किया था बोलेगा दोस्तों, तो 1910 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वप्रथम चर्चा किया था। इसके पश्चात जो है वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने चर्चा किया था दोस्तों। तत्पश्चात जैसे हम भारत में आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तब आज़ादी के बाद जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बाल शिक्षा पर चर्चा किया था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एकीकृत बाल विकास योजना जो है, ये इसे इंग्लिश में जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं दोस्तों। ये शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। स्टेट को याद रखेंगे, इसको पूछ चुका है दोस्तों। ये जो है बच्चों की प्रारंभिक बचपन के विकास करने पर यह सर्वप्रथम जोर दिया गया था, जिसमें बच्चों की उम्र पूछे दोस्तों तो याद रखना 0 से 6 वर्ष के जो है आयु समय के सभी बच्चों के लिए इसमें विकास करना था, तथा गर्भवती माताओं को जो है इनमें जो कुपोषण होते हैं या फिर एनीमिया की बीमारी जो होती है उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसमें ये बोल दिया गया है कि जो वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी रहेंगे उनको जो है निकट जो पास में प्राथमिक शाला होगा उसमें प्रथम कक्षा के लिए 25% सीट जो क्या रहेगा प्रवेश के लिए प्रदान किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा दोस्तों। फिर देखिए आगे वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना को जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही, महात्मा गांधी जी द्वारा इसको लाया गया था 1937 में वर्धा नामक स्थान पे। इस योजना को अन्य नाम भी से जानते हैं दोस्तों, जैसे इसे नए तालीम बोलते हैं, बुनियादी तालीम बोलते हैं तथा बेसिक शिक्षा के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। इस तीनों नामों को पूछ चुका है, याद रखेंगे, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा। इसका पूछेगा दोस्तों आपको उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य याद रखिएगा प्रत्येक बालक और बालिकाओं को जो है जो 7 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा देना है। कितना है दोस्तों, पहले क्या रखा गया था, 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देना है। ठीक है, तथा इसका जो केंद्र बिंदु है उसको हस्तकला के लिए प्रमोट किया गया था। बच्चों को केंद्र क्या रहेगा, हस्तकला, तथा सभी स्तर को शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए कहा गया था दोस्तों। आगे देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों इस पार्ट का। 6 से लेकर जो है 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये करता है ये अधिनियम। इस अधिनियम में कुल जो है 7 अध्याय हैं दोस्तों, 38 धाराएं हैं, जिसमें सबसे छोटा जो अध्याय है वो 1 है तथा सबसे जो है बड़ा अध्याय जो है अध्याय 4 है दोस्तों। आइए बारी बारी से हम आगे इस अध्याय का अध्ययन करते हैं दोस्तों। जैसे कोई भी अध्याय है तो उस अध्याय में जो प्रथम अध्याय जो रहता है दोस्तों वो प्रारंभिक ही रहता है। ठीक है जी, इसको याद रखेंगे, प्रथम जो अध्याय रहेगा उसमें प्रारंभिक ही रहता है। अध्याय 2 में जो है ये 3 से लेकर 5 धारा इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है बताया गया है दोस्तों। अध्याय 3 जो है इसमें 6 से लेकर 11 अध्याय धारा को जो है इसमें शामिल किया गया है। इसमें समुचित सरकार क्या होता है, स्थानीय प्राधिकारी क्या है तथा माता पिता के कर्तव्य क्या होते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है दोस्तों। इसको हम आगे डिटेल करेंगे, आपको देखते रहिए आगे। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 4 जो है, इसमें धारा जो है 12 से लेकर 28 तक बताया गया है दोस्तों। विद्यालय तथा शिक्षक के इसमें उत्तरदायित्व क्या है इसके बारे में बात किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे देखिए दोस्तों अध्याय 5, इसमें जो है धारा जो है 28 से लेकर 30 तक बात की गई दोस्तों। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम होते हैं तथा उसका जो है पूरा विवरण इसमें बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 6, इसमें 30 से लेकर 34 धारा को शामिल किया है दोस्तों। इसमें बालकों के अधिकार के बारे में जो है संरक्षण, जैसे बालकों का अधिकार संरक्षण के बारे में इसमें बात की गई दोस्तों। अध्याय 7 है, इसमें जो है धारा 35 से लेकर जो है 38 तक शामिल किया गया है। इसमें प्रकीर्णन के बारे में बात की गई है। इसमें कुछ प्रमुख धारा जो है पूछता है दोस्तों, लगातार जो पेपर में देखे होंगे आप। आइए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। धारा नंबर जो 3 है दोस्तों, इसमें ये बात किया गया है धारा 3 में कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्रत्येक बालक और बालिकाओं को जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा में, ठीक है दोस्तों, उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में इनको शामिल किया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार का शुल्क देने के लिए इसमें ज़रूरत नहीं है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है दोस्तों। धारा 4 में ये बात किया गया है दोस्तों, ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है ना, उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए, है ना, उन्हें उनकी आयु के अनुसार से किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसका बोलने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसमें जो ऐसे
बालक जिन्हें किसी प्राथमिक शाला में जो प्रवेश नहीं दिया जाता है कि तुम्हारा आयु अधिक हो गया है करके, तो उसको इस तरह से उल्लेखन नहीं किया जाएगा तथा अवहेलना नहीं किया जाएगा तथा उन्हें किसी भी आयु रहे लेकिन उनको जो है प्रवेश इसमें दिया जाएगा करके बात किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 5 है। इसमें अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया दोस्तों। ये जो है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, कहीं अगर वो जो है अगर विद्यार्थी जो अगर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाना चाहता है तो वहाँ पे वो स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो महत्वपूर्ण धारा रहेगा उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा दोस्तों, आप उसको जो है ज़्यादा गौर से सुनिएगा। धारा नंबर 13 में बोला गया है कि प्रवेश के लिए जो है किसी भी प्रति व्यक्ति फीस तथा अन्वीक्षण प्रक्रिया का ना होना दोस्तों। ठीक है, इसमें किसी तरह का फीस जो है तथा अन्वीक्षण प्रक्रिया का जो है नहीं होने की बात की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा धारा नंबर 20, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति इसमें दी गई है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि कुछ भी अनुसूची में अगर संशोधन करती है तो उसको केंद्रीय सरकार के अधिसूचना द्वारा इसमें जो है अनुसूची में संशोधन कर सकती है। कौन करेगा दोस्तों? केंद्रीय सरकार। ठीक है, धारा नंबर 21 में बात किया गया है दोस्तों विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर जो है 24, शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित इसमें प्रावधान बताए गए हैं दोस्तों कि शिक्षक का क्या कर्तव्य होगा, इसमें धारा नंबर 24 में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 25, इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात बताया गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राथमिक शाला में कितना होता है और उसके माध्यमिक में कितना होता है, ये सभी इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए कि छात्र शिक्षक अनुपात, इसको आप खास तौर से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा धारा नंबर 28 जो है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध किया गया है दोस्तों। मतलब जो शिक्षक जो है इसमें क्या नहीं कर सकता है, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। अपना जो सरकारी जॉब में रहते हुए प्राइवेट ट्यूशन वो नहीं चला सकता है या नहीं पढ़ा सकता है। धारा नंबर 33 जो है इसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन के बारे में बात की गई है दोस्तों, तथा धारा नंबर 34 में जो है राज्य सलाहकार परिषद। इन दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे, 33 में राष्ट्रीय है तथा 34 में राज्य सलाहकार परिषद है। हाँ, तो देखिए दोस्तों आगे शिक्षकों की संख्या के बारे में देखिए दोस्तों। इसमें जो है प्राथमिक शाला में जैसे कि 1 से लेकर 5वीं तक के जो है कक्षा में छात्र और शिक्षक कितने होंगे इसके बारे में बात किया गया है दोस्तों। तो इसमें प्रवेश किए गए बालक बताया गया है एक तरफ और दूसरे तक हमारा शिक्षक की संख्या। तो 60 तक, मतलब इसमें अनुपात होता है दोस्तों 1:30, मतलब 30 बच्चे के पीछे एक शिक्षक होगा। तो 60 तक बोला गया है दोस्तों तो 2 शिक्षक होगा। 61 से लेकर 90 तक अगर स्टूडेंट है तो 3 शिक्षक होगा। इस तरह से आप 33 बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 से 150 से अगर अधिक हुए अगर स्टूडेंट तो वहाँ पे 5 शिक्षक होगा तथा एक प्रधान अध्यापक होगा दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 150 से अधिक है तो 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक। नेक्स्ट है अगर 200 बालक से अधिक हुआ यहाँ पे तो उस स्थिति में जो है छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होगा वो 1:40 हो जाएगा। मैंने पहले बताया था 1:30 होगा, लेकिन अगर बालक वहाँ पे 200 प्लस हो गया उस स्थिति में हमारा जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होगा 1:40 से अधिक नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए इसमें बताया गया दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होंगे बताया गया है। जैसे निम्नलिखित में प्रत्येक में एक शिक्षक होना जरूरी है। जैसे एक होना चाहिए आपका विज्ञान एवं गणित का टीचर, एक सामाजिक विज्ञान का टीचर, एक भाषा का टीचर। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए आपको शिक्षक और छात्र का अनुपात पूछे तो एक शिक्षक 35 स्टूडेंट के पीछे, मतलब 35 1:35 है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 35 बालक के पीछे कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। और यहाँ पे वही जैसे कंडीशन उसमें बताया था कि 200 प्लस अगर शिक्षक हैं उस स्थिति में वहाँ एक प्रधान अध्यापक होगा, एक कला शिक्षक होगा, एक स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षक तथा कार्य शिक्षक के लिए एक अंशकालिक शिक्षक होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए भवन के बारे में। तो भवन के बारे में आप जानते हैं, उसको ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है कि शौचालय होना चाहिए, पेयजल की सुविधा होना चाहिए, रसोई का होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, ये सभी बारे इसमें बात किया गया है दोस्तों। ये देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शैक्षणिक वर्ष में जो है कार्य दिवस कितना होना चाहिए। 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 200 कार्य दिवस दोस्तों। 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 200 कार्य दिवस तथा 800 घंटे होना चाहिए दोस्तों। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 200 कार्य दिवस तथा 800 घंटे तथा वही जो है 6वीं से 8वीं तक के लिए 220 कार्य दिवस तथा 1000 घंटे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं जोर देके बोल रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। पहले में 200 है तथा 800 घंटे है तथा 220 कार्य दिवस है तथा 1000 घंटे हैं। एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में जो है न्यूनतम जो है कितने वो जो है घंटे क्लास लेगा, ऐसा बात किया गया है दोस्तों। तो एक सप्ताह में कम से कम उसका
शिक्षण जो रहेगा 45 घंटे होना अनिवार्य है दोस्तों। पुस्तकालय के बारे में देखिए तो प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय का होना अनिवार्य है दोस्तों, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हमारा वहाँ पे रहेगा तथा संबंधित जो है विषय की पुस्तकें भी वहाँ पे मौजूद रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट इसमें जो है खेल सामग्री, तो प्रत्येक कक्षा की अपेक्षा अनुसार वहाँ पे जो खेल वहाँ पे सामग्री जो उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये हमारा था RTE एक्ट 2009। इसके बाद हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी आपको करवाएंगे। ये सीरीज़ लगातार चलता रहेगा, तो अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।